नमस्ते दोस्तों, हॉरर स्टोरी विद बजरंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं हिमाचल के घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल में, जहां की पुरानी पत्थरों की इमारतें और सन्नाटे भरे गलियारे सिर्फ पढ़ाई और अनुशासन की कहानियां नहीं, बल्कि कुछ अनसुलझे रहस्य भी छुपाए बैठे हैं। इस स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल का पहला तल पिछले 7 सालों से बंद पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहां एक ऐसी घटना हुई थी जिसे न तो कोई भूल पाया, न ही कोई समझ पाया। 7 साल पहले एक ठंडी दिसंबर की रात, नवीं कक्षा की एक लड़की सानवी अपने कमरे की बालकनी से नीचे गिरी थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। कुछ का मानना था कि यह हादसा था, लेकिन हॉस्टल की दीवारों में गूंजती अफवाहें कुछ और ही कहती थीं कि सानवी की आत्मा आज भी उस पहले तल पर भटकती है। आज की कहानी दो लड़कियों, आराध्या और मायरा की है, जो इस हॉस्टल में एक कमरे में रहती थीं। एक ऐसी रात जब आराध्या ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल अपनी कठिन पढ़ाई और सख्त अनुशासन के लिए जाना जाता था। बर्फ से ढके पहाड़ों की तलहटी में बना यह स्कूल बाहर से जितना शांत और खूबसूरत दिखता था, उतना ही रहस्यमयी भी था। स्कूल का परिसर विशाल था, जिसमें पुरानी पत्थरों की इमारतें, ऊंचे पेड़ और लंबे गलियारे थे। लेकिन स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की बात ही अलग थी। मुख्य परिसर से थोड़ी दूरी पर बनी यह इमारत 100 साल पुरानी थी। इसकी मोटी पत्थर की दीवारें, लकड़ी के भारी दरवाजे और लंबे चौड़े गलियारे रात के सन्नाटे में एक अजीब सी खामोशी बिखेरते थे। हॉस्टल के पहले तल की कहानी, हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा में थी। ये तल पिछले 7 सालों से बंद पड़ा था, और इसके पीछे की वजह स्कूल के इतिहास में एक काला धब्बा थी। 7 साल पहले नवीं कक्षा की एक लड़की सानवी पहले तल के एक कमरे में मृत पाई गई थी। सानवी एक सीधी सादी, पढ़ाई में तेज और हमेशा हंसमुख रहने वाली लड़की थी। न तो उसे कोई मानसिक परेशानी थी, न ही कोई पारिवारिक समस्या। फिर भी एक ठंडी दिसंबर की रात वह अपने कमरे की बालकनी से नीचे गिर गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। कुछ लोगों ने इसे हादसा बताया, लेकिन स्कूल के पुराने कर्मचारियों और कुछ सीनियर छात्रों के बीच अफवाहें थीं कि सानवी की मौत कोई साधारण घटना नहीं थी। कुछ का कहना था कि सानवी को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उसे आधी रात को पहले तल के गलियारे में अकेले टहलते देखा था, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। एक पुराने चौकीदार ने तो यह भी कहा था कि सानवी की मौत से कुछ रात पहले उसने पहले तल की खिड़की पर एक छाया देखी थी, जो सानवी की नहीं थी। पुलिस जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, न कोई गवाह, न कोई निशान। मामला बंद हो गया और स्कूल प्रशासन ने पहले तल को पूरी तरह सील कर दिया। हफ्ते में एक बार सिर्फ सफाई के लिए एक कर्मचारी को वहां भेजा जाता था। धीरे धीरे छात्रों के बीच यह बात फैल गई कि पहले तल पर सानवी की आत्मा भटकती है। कुछ सीनियर्स नई लड़कियों को डराने के लिए कहते कि रात में पहले तल से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं और कभी-कभी खिड़कियों पर कोई छाया दिखती है। इन कहानियों को सुनकर ज्यादातर लड़कियां हंस देती थीं, लेकिन कोई भी पहले तल पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी हॉस्टल में 7 साल बाद दो लड़कियां, आराध्या और मायरा, एक कमरे में साथ रहने लगीं। दोनों 12वीं कक्षा में थीं और स्कूल की सबसे होनहार छात्राओं में से थीं। आराध्या को देर रात तक पढ़ने की आदत थी। उसका कमरा हमेशा किताबों, नोट्स और कॉफी के मगों से भरा रहता था। रात के सन्नाटे में वह अपनी टेबल लैंप की रोशनी में डूबी रहती, और उसका मानना था कि रात की शांति में पढ़ाई ज्यादा अच्छे से होती है। दूसरी ओर मायरा सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाली थी। वह साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। उसके गले में उसकी नानी का दिया हुआ एक चांदी का ताबीज हमेशा रहता था, जिसे वह कभी नहीं उतारती थी। मायरा को लगता था कि यह ताबीज उसे बुरी नजर से बचाता है। दोनों की दोस्ती गहरी थी और वे एक दूसरे की आदतों को अच्छे से समझती थीं।
पहले तल की कहानियों को वे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती थीं। उनके लिए ये बस स्कूल की पुरानी अफवाहें थीं, जिन्हें सीनियर्स नए छात्रों को डराने के लिए सुनाते थे। फिर भी मायरा ने एक बार मजाक में कहा था, अगर सानवी का भूत सच में है तो उसे मेरे ताबीज से डरना चाहिए। दिसंबर की एक रात थी। ठंड इतनी थी कि खिड़कियों पर कोहरा जम गया था। हॉस्टल के बाहर हवा सनसना रही थी और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। रात के 12:30 बजे थे। आराध्या अपनी मेज पर बैठकर केमिस्ट्री के नोट्स बना रही थी। कमरे में सिर्फ उसकी टेबल लैंप की रोशनी थी, जो दीवार पर अजीब अजीब सी छायाएं बना रही थीं। मायरा अपने बिस्तर पर करवट लेकर सो रही थी। उसकी सांसें हल्की और नियमित थीं। आराध्या का गला सूख रहा था। उसने अपनी किताब बंद की और कॉफी बनाने के लिए हॉस्टल के कॉमन रूम की ओर चल पड़ी। गलियारे में सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं पानी की टंकी से टपकती बूंदों की आवाज आ रही थी। लकड़ी के फर्श पर उसकी चप्पलें हल्की हल्की चटक रही थीं और हर कदम के साथ गलियारा और ठंडा लग रहा था। कॉमन रूम में पहुंचकर उसने कॉफी मशीन ऑन की। मशीन की गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मशीन बंद की, एक गहरी खामोशी छा गई। उसने कॉफी का मग भरा और पीछे मुड़ने ही वाली थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसका दिल जोर से धड़का। उसने धीरे से पलटकर देखा तो मायरा वहां खड़ी थी। लेकिन मायरा कुछ अलग सी लग रही थी। उसके बाल खुले थे, जो आमतौर पर हमेशा बंधे रहते थे। उसने न तो अपना ताबीज पहना था, न ही चप्पल। उसका चेहरा अंधेरे में आधा ढका हुआ था और उसकी आंखें आराध्या पर टिकी थीं। आराध्या को एक झटका सा लगा और उसके हाथ से कॉफी का मग छलक गया। उसने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, मायरा, तू यहां इतनी रात को सो रही थी न तू? मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक हल्की शरारती मुस्कान थी, जो आराध्या को अजीब सी लगी। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? कुछ बोल ना। लेकिन मायरा ने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और उसे गलियारे की ओर खींचने लगी। मायरा की पकड़ ठंडी और मजबूत थी, जैसे वह कोई और ही हो। आराध्या ने घबराते हुए कहा, मायरा, ये क्या कर रही है? कहाँ ले जा रही है मुझे? लेकिन मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसे सीढ़ियों की ओर ले जा रही थी, वही सीढ़ियां जो पहले तल की ओर जाती थीं। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मायरा का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह छोड़ा नहीं पाई। सीढ़ियां चढ़ते वक्त आराध्या ने गौर किया कि सिर्फ उसकी चप्पलों की आवाज गूंज रही थी। मायरा के नंगे पैरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। यह बात उसे और डराने लगी। पहले तल का दरवाजा, जो हमेशा ताला लगा रहता था, आज खुला हुआ था। अंधेरे गलियारे में सिर्फ खिड़कियों से आती ठंडी हवा की सनसनाहट थी। मायरा ने आराध्या को एक कमरे की ओर ले जाना शुरू किया। आराध्या का दिमाग सुन्न हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि मायरा ऐसा क्यों कर रही है। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर एक पुराना बिस्तर, टूटी हुई मेज और दीवार पर धूल जमी थी। खिड़की से कोहरा अंदर आ रहा था और कमरे में ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। मायरा ने आराध्या का हाथ छोड़ दिया और खामोश खड़ी रही। आराध्या की नजर दीवार पर पड़ी, जहां किसी ने नाखूनों से खरोंच कर बड़ा बड़ा लिखा था, 10 दिसंबर। उसका गला सूख गया। उसने मायरा की ओर देखा, जो अब भी खामोश थी। उसकी आंखें अब भी आराध्या पर टिकी थीं, लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। आराध्या ने कांपते स्वर में पूछा, मायरा, ये क्या है? हमें यहां नहीं होना चाहिए। चल, नीचे चलते हैं। मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे बालकनी की ओर बढ़ने लगी। आराध्या ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मायरा ने उसे झटक दिया। बालकनी पर पहुंचकर मायरा रुक गई और नीचे देखने लगी। आराध्या ने भी नीचे देखा। कोहरे के बीच कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई छाया नीचे हिल रही हो। उसने फिर कहा, मायरा, प्लीज, चल। लेकिन मायरा ने पहली बार उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही न हो। आराध्या के पैर जम गए। मायरा की आवाज, जो अब तक खामोश थी, अब भारी और गहरी हो गई। उसने कहा, कूद जा। आराध्या के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। मायरा ने फिर कहा, कूद जा।
उसकी आवाज अब और भारी हो रही थी, जैसे कोई और उससे बोल रहा हो। आराध्या का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे वह मायरा की आवाज के जाल में फंस रही है। तभी नीचे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। आराध्या का ध्यान टूटा। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और मायरा को धक्का देकर पीछे की ओर भागी। गलियारे में उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। वह दौड़ती हुई अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसका शरीर पसीने से भीग गया था। उसने कांपते हाथों से लाइट जलाई और बिस्तर की ओर देखा। वहां मायरा उसी करवट में सो रही थी, जैसे आराध्या उसे छोड़कर गई थी। उसके गले में ताबीज था और पास में उसकी चप्पलें रखी थीं। आराध्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मायरा को जगाने की कोशिश की। मायरा ने नींद में बड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ आराध्या? इतनी घबराई हुई क्यों है? आराध्या कुछ बोल नहीं पाई। उसने सिर्फ मायरा को गले लगाया और बाथरूम में चली गई। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने बिखरे बालों को बांधने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उस रात वह सो नहीं पाई। उस रात के बाद आराध्या पूरी तरह बदल गई थी। वह पहले की तरह रात में पढ़ाई नहीं करती थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मायरा ने कई बार उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन आराध्या हर बार बात टाल देती थी। वह अब अपने कमरे में भी सहज नहीं थी। रात को जब मायरा सो जाती, आराध्या को लगता कि कोई उसे घूर रहा है। कभी कभी उसे खिड़की के पास हल्की सी साएं साएं की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने अपनी देर रात पढ़ने की आदत छोड़ दी और कोशिश करती कि मायरा के साथ ही सो जाए, लेकिन नींद आना मुश्किल था। हर बार जब वह आंखें बंद करती, उसे मायरा की सफेद आंखें और उसकी भारी आवाज याद आती, कूद जा। दीवार पर खरोंच कर लिखा 10 दिसंबर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मायरा को आराध्या की हालत देखकर चिंता होने लगी। एक हफ्ते बाद उसने आराध्या को जबरदस्ती बिस्तर पर बैठाया। आराध्या, अब तू बता, उस रात क्या हुआ था? तू तब से ऐसी क्यों है? तू मुझे कुछ नहीं बता रही, लेकिन मैं देख सकती हूं कि तू डरी हुई है। आराध्या ने पहले तो टालने की कोशिश की। उसका गला सूख रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मायरा की जिद के आगे वह टूट गई। उसने कांपते स्वर में उस रात की पूरी कहानी सुना दी। कॉमन रूम में मायरा का अचानक प्रकट होना, पहले तल का खुला दरवाजा, दीवार पर लिखा 10 दिसंबर, और सबसे डरावनी बात, मायरा की सफेद आंखें और उसका बार बार कहना, कूद जा। मायरा ने यह सब सुनकर पहले तो हंसी, जैसे उसे यकीन न हो, लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे याद आया कि 7 साल पहले सान्वी की मौत भी 10 दिसंबर को हुई थी। उसने आराध्या से कहा, तुझे यकीन है कि तूने मुझे देखा था? मैं तो सो रही थी, और मेरा ताबीज, मैं उसे कभी नहीं उतारती। आराध्या ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता मायरा, लेकिन जो मैंने देखा वह सच था। मैं पागल नहीं हूं। मायरा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हमें सच पता करना होगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मायरा ने फैसला किया कि वे स्कूल की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स खोजेंगी। आराध्या ने मना किया, लेकिन मायरा का जिद्दी स्वभाव उसे चुप नहीं रहने दे रहा था। अगले दिन क्लास के बाद दोनों चुपके से लाइब्रेरी में गईं। लाइब्रेरी स्कूल की सबसे पुरानी इमारत में थी, जहां धूल भरी अलमारियों में पुराने अखबार, रजिस्टर और स्कूल के रिकॉर्ड्स रखे थे। लाइब्रेरियन, एक बुजुर्ग महिला, हमेशा अपनी मेज पर बैठकर किताब पढ़ती रहती थी और उसे ज्यादा परवाह नहीं थी कि छात्र क्या कर रहे हैं। मायरा और आराध्या ने पुराने अखबारों की ढेर में सान्वी की मौत के बारे में जानकारी ढूंढना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुराना अखबार मिला, जिसमें सान्वी की मौत का जिक्र था। अखबार में लिखा था कि सान्वी की मौत रात के करीब 1 बजे हुई थी और उसका शव बालकनी के नीचे मिला था। पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। अखबार में एक छोटी सी डिटेल थी, जिसने दोनों को चौंका दिया। सान्वी के कमरे की दीवार पर किसी ने नाखूनों से 10 दिसंबर लिखा था, वही तारीख जो आराध्या ने उस रात देखी थी। मायरा ने अखबार को और ध्यान से पढ़ा।
उसमें एक और बात थी। सानवी की रूममेट ने पुलिस को बताया था कि सानवी को उस रात किसी ने बुलाया था। उसने सुना था कि सानवी किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा तो कमरे में कोई नहीं था। आराध्या का चेहरा और पीला पड़ गया। उसने मायरा से कहा, मायरा, हमें इस बारे में और नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। लेकिन मायरा ने कहा, नहीं, आराध्या, अगर यह सच है तो हमें पता करना होगा कि उस रात क्या हुआ था। अगर सानवी की आत्मा सच में वहां है तो हमें यह जानना होगा कि वह क्या चाहती है। आराध्या ने डरते हुए कहा, और अगर वह हमें कुछ कर दे, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगी। मायरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरे साथ रहेगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अगली रात मायरा ने आराध्या को अपने साथ पहले तल पर चलने के लिए कहा। आराध्या ने बहुत मना किया, लेकिन मायरा ने उसे ताना मारा, अगर तू नहीं चलेगी तो मैं अकेले जाऊंगी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो तू जिम्मेदार होगी। आराध्या को मजबूरन साथ जाना पड़ा। दोनों ने एक टॉर्च ली और रात के 12 बजे पहले तल की ओर चल पड़ी। हॉस्टल में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर की ठंडी हवा और पेड़ों की सनसनाहट की आवाज थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त आराध्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहले तल का दरवाजा इस बार भी खुला था, जो असामान्य था। गलियारे में ठंडी हवा चल रही थी और टॉर्च की रोशनी में धूल के कण हवा में तैरते दिख रहे थे। उस कमरे में पहुंची जहां आराध्या ने 10 दिसंबर लिखा देखा था। दीवार पर अब भी वही निशान थे, लेकिन इस बार कुछ और भी था। दीवार पर एक और खरोंच थी, जिसमें लिखा था, वह देख रही है। आराध्या का दिल बैठ गया। उसने मायरा का हाथ पकड़ा और कहा, मायरा, चल, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन मायरा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कमरा खाली था। तभी उन्हें बालकनी की ओर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द साफ नहीं हो रहे थे, लेकिन वह किसी लड़की की आवाज थी। मायरा ने आराध्या का हाथ पकड़ा और बालकनी की ओर बढ़ी। आराध्या ने विरोध किया, लेकिन मायरा ने उसे खींच लिया। बालकनी पर पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कोहरे के बीच नीचे कुछ हिलता हुआ दिखा। मायरा ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। तभी आराध्या की नजर मायरा के गले पर पड़ी। उसका ताबीज गायब था। मायरा, तेरा ताबीज, आराध्या ने डरते हुए कहा। मायरा ने अपने गले को छुआ और चौंक गई। मैंने इसे उतारा ही नहीं, उसने घबराते हुए कहा। तभी बालकनी के कोने से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आराध्या ने मायरा को खींचा और कहा, बस, अब चल। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आराध्या और मायरा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी कमरे में हवा तेज हो गई और टॉर्च की रोशनी धीमी पड़ने लगी। मायरा की सांसें तेज हो रही थीं। उसने आराध्या से कहा, मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं। आराध्या ने टॉर्च को दीवार की ओर घुमाया और वहां अब एक और निशान था, कूद जा। दोनों की चीखें गलियारे में गूंजीं। आराध्या ने सारी हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और वह खुल गया। वे दोनों भागते हुए नीचे आईं और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर रोते हुए बिताई। आराध्या का चेहरा अब भी पीला था और मायरा का ताबीज गायब था। अगले दिन उन्होंने स्कूल प्रशासन को सब कुछ बताया। प्रशासन ने पहले तल को फिर से सील कर दिया और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जांच के लिए कुछ लोग पहले तल पर गए, लेकिन उन्हें न तो कोई निशान मिला, न ही कोई ताबीज। दीवार पर लिखे शब्द भी गायब थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। आराध्या और मायरा ने उस रात की बात कभी किसी और से नहीं की, लेकिन हर 10 दिसंबर को जब वे अपने अपने घरों में होती थीं, उन्हें लगता था कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। मायरा का ताबीज, जो उस रात गायब हो गया था, कभी नहीं मिला। और कभी-कभी जब हॉस्टल में सन्नाटा होता था, कुछ लड़कियों को लगता था कि पहले तल से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की उस भयानक रात की कहानी, जहां आराध्या और मायरा ने न सिर्फ सानवी के रहस्य का सामना किया, बल्कि उस डर को जिया
जो शायद कोई और नहीं समझ सकता। उस रात के बाद पहले तल को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। दीवारों पर लिखे शब्द गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। मायरा का ताबीज, जो उस रात गायब हुआ, कभी नहीं मिला। आराध्या और मायरा ने उस रात की बात कभी किसी और से नहीं की, लेकिन हर 10 दिसंबर को, जब वे अपने अपने घरों में होती थीं, उन्हें लगता था कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। हॉस्टल की दूसरी लड़कियों को भी कभी-कभी रात के सन्नाटे में पहले तल से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्या वह सानवी की आत्मा थी, या फिर कोई और रहस्य जो उस हॉस्टल की दीवारों में आज भी छुपा है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी विद बजरंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और बताएं कि क्या आप भी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां कुछ अजीब सा लगा हो। अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक और डरावने किस्से के साथ। तब तक सावधान रहें और रात में अकेले कहीं न जाएं। नमस्ते।